हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी आलोचना का विकास डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से ही इस सेक्शन को देखने वाले हैं। हिंदी आलोचना का विकास इस सेक्शन से हमने पिछले वीडियो में हिंदी के प्रथम खेमे के प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचकों के विषय में जाना था, जिसमें हमने प्रकाश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह और रामविलास शर्मा का जिक्र कर लिया था। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान और नेमिचंद्र जैन के विषय में हम जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं मुक्तिबोध से। तो हमारा जो मुक्तिबोध वाला सेक्शन है मुसोट जाते हैं। मुक्तिबोध का अगर हम समय देखें तो ये समय है 1917 से 1964। ये समय इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न जो मुक्तिबोध से संबंधित है वह है मुक्तिबोध की समीक्षा के प्रति लोगों का ध्यान कब आकृष्ट हुआ। ऑप्शन ए उनके जीवित रहते हुए, ऑप्शन बी उनके निधन से पूर्व, ऑप्शन सी उनकी मृत्यु के बाद, ऑप्शन डी उनके शिक्षण काल में। तो मुक्तिबोध की समीक्षा के प्रति लोगों का ध्यान कब आकृष्ट हुआ, इसका सही उत्तर होगा उनकी मृत्यु के बाद। सी इसका सही उत्तर है। मुक्तिबोध की समीक्षा के प्रति लोगों का ध्यान कब आकृष्ट हुआ, उनकी मृत्यु के बाद। यानी लेखन तो वो कर रहे थे लेकिन जीवित रहते हुए वो इतने लोकप्रिय नहीं हो पाए। मृत्यु के उपरांत ही उनकी जो प्रसिद्धि है वो ज़्यादा दिखाई देने लगी। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की गद्य कृतियों का प्रकाशन कब हुआ। ऑप्शन ए बहुत जल्दी, ऑप्शन बी जीवित रहते हुए, ऑप्शन सी काफ़ी देर से, ऑप्शन डी प्रारंभिक काल में। सही उत्तर होगा मुक्तिबोध की गद्य कृतियों का प्रकाशन काफ़ी देर से हुआ। सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है कामायनी एक पुनर्विचार, यह जो कृति है यह मुक्तिबोध की कृति है, इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ, यह प्रश्न है। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1971। कामायनी एक पुनर्विचार, सही उत्तर होगा 1961। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की कृति है, इसका प्रकाशन वर्ष 1961 है। इनसे संबंधित अन्य रचनाओं को भी देख लेते हैं। पहली जो रचना है वह कामायनी एक पुनर्विचार 1961 इसका प्रकाशन वर्ष है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, इसका प्रकाशन वर्ष 1964 है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, प्रकाशन वर्ष 1971 है। तो ये तीन रचनाएं मुक्तिबोध की है, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा नया अन्य निबंध और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो ये तीनों रचना मुक्तिबोध की है। प्रकाशन वर्ष है कामायनी एक पुनर्विचार का 61, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध 1964, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं, परंतु किस चिंतन धारा के संस्कार उनमें अंत तक बने रहे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, भाववादी। मुक्तिबोध मूलतः मार्क्सवादी आलोचक हैं, लेकिन जिस चिंतन धारा को ये अंत तक निभाते रहे वह है भाववादी चिंतन धारा। अगला प्रश्न है नई कविता की सार्थक प्रगतिशील समीक्षा का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा को, ऑप्शन बी नामवर सिंह को, ऑप्शन सी मुक्तिबोध को, ऑप्शन डी आज्ञे को। तो नई कविता की सार्थक प्रगतिशील समीक्षा का श्रेय जाता है मुक्तिबोध को। नई कविता की सार्थक प्रगतिशील समीक्षा का श्रेय जाता है मुक्तिबोध को। अगला प्रश्न है नामवर सिंह की नई कविता संबंधी मान्यताओं पर किसका प्रभाव स्पष्ट है। ऑप्शन ए आज्ञे का, ऑप्शन बी निराला का, ऑप्शन सी मुक्तिबोध का, ऑप्शन डी पंत का। नामवर सिंह की नई कविता संबंधी जो भी मान्यताएं थी उस पर किसका प्रभाव स्पष्ट है। सही उत्तर होगा मुक्तिबोध का। नामवर सिंह ने जो नई कविता संबंधी मान्यताएं स्पष्ट की हैं उस पर मुक्तिबोध का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध ने छायावादी काव्य के प्रति कैसा रुख अपनाया है। ऑप्शन ए नकारात्मक, ऑप्शन बी उपेक्षापूर्ण, ऑप्शन सी सकारात्मक, ऑप्शन डी तटस्थ। तो मुक्तिबोध ने छायावादी काव्य के प्रति कैसा रुख अपनाया, इसका सही उत्तर होगा सकारात्मक। मुक्तिबोध ने सकारात्मक व प्रगतिशील भूमिका का समर्थन किया है। छायावादी काव्य के प्रति, छायावादी काव्य में जो सकारात्मक पक्ष है उसको भी दिखाया है और प्रगतिशील जो भूमिका रही है छायावाद की उसे भी समर्थन दिया है। संबंधित तथ्य है देख लेते हैं। मुक्तिबोध ने निम्न मध्य वर्ग में व्याप्त निराशा, घुटन, पराजय और उदासीनता को सामाजिक जीवन स्थितियों की उपज मानकर नई कविता में उसकी अभिव्यक्ति को नैतिक समर्थन दिया है।
तो नई कविता में जो मध्य वर्ग की, निम्न मध्य वर्ग की जो भी समस्याएं हैं उनकी उपस्थिति को इन्होंने नैतिक समर्थन प्रदान किया है। किन्होंने? मुक्तिबोध ने। अगला प्रश्न है, नई कविता के दौर में मुक्तिबोध ने बुद्धिजीवियों में किस प्रवृत्ति को पहचाना है? ऑप्शन ए समर्पण, ऑप्शन बी आत्मसंघर्ष, ऑप्शन सी अवसरवाद, ऑप्शन डी पराजयवाद। तो नई कविता के दौर में मुक्तिबोध ने बुद्धिजीवियों में अवसरवाद की जो प्रवृत्ति है उसको पहचाना है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने कला की किस स्वतंत्रता को स्वीकार किया है? ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता को, ऑप्शन बी राजनीतिक स्वतंत्रता को, ऑप्शन सी सापेक्ष स्वतंत्रता को, ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता को। तो मुक्तिबोध ने कला की किस स्वतंत्रता को स्वीकार किया है? सही उत्तर होगा सापेक्ष स्वतंत्रता। सी इसका सही उत्तर होगा। कला की किस स्वतंत्रता? सापेक्ष स्वतंत्रता को स्वीकारा है। अगला प्रश्न है, कामायनी की समीक्षा को किस दृष्टि से किया गया है? कामायनी की समीक्षा को किस दृष्टि से किया गया है? ऑप्शन ए छायावादी दृष्टि से, ऑप्शन बी मार्क्सवादी दृष्टि से, ऑप्शन सी भाववादी दृष्टि से, ऑप्शन डी सांस्कृतिक दृष्टि से। तो कामायनी की समीक्षा किस दृष्टि से किया गया है? सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा मार्क्सवादी दृष्टि से। कामायनी की जो समीक्षा है वह मार्क्सवादी दृष्टि से मुक्तिबोध ने किया है। अगले जो समीक्षक हैं प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षक, वो है सिद्धांत सिंह चौहान। सिद्धांत सिंह चौहान का समय है 1918 से 2000। यह समय भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सिद्धांत सिंह चौहान से संबंधित जो पहला प्रश्न है उसे हम देख लेते हैं। श्री सिद्धांत सिंह चौहान ने सबसे पहले किस विषय पर विचार किया था? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी नई कविता, ऑप्शन डी प्रतीकवाद। तो सिद्धांत सिंह चौहान ने सबसे पहले किस विषय पर विचार किया था? इसका सही उत्तर होगा प्रगतिवाद। अगर हम देखें तो इनकी जो पहली रचना है प्रगतिवाद, इसका प्रकाशन वर्ष 1946 है। सिद्धांत सिंह चौहान की पहली रचना प्रगतिवाद है और इसका समय 1946 है। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए। यह रचना भी सिद्धांत सिंह चौहान की है। कृति किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1955। सही उत्तर क्या होगा? परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए इसका सही प्रकाशन वर्ष है 1999। परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए कृति है सिद्धांत सिंह चौहान की। सिद्धांत सिंह चौहान की अन्य रचनाओं को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये रचनाएं सिद्धांत सिंह चौहान की हैं। अगर हम इनकी पहली रचना की बात करें तो हमने प्रश्न के माध्यम से देखा प्रगतिवाद है, जिसका समय 1946 है। दूसरी इनकी रचना है साहित्य की परख, जिसका समय 1946 है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, यह भी सिद्धांत सिंह की रचना है, प्रकाशन वर्ष 1954। साहित्यानुशीलन, प्रकाशन वर्ष 1955। आलोचना के मान, प्रकाशन वर्ष 1958। साहित्य की समस्याएं, इसका प्रकाशन वर्ष 1958। परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, प्रकाशन वर्ष 1999। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं सिद्धांत सिंह चौहान की रचना है। एक बार पुनः हम इन रचनाओं को देख लेते हैं। प्रगतिवाद, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए। अगला प्रश्न है, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी सिद्धांत सिंह चौहान, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिद्धांत सिंह चौहान। ध्यान रखेंगे, आलोचना पत्रिका के संस्थापक संपादक। ठीक है, संस्थापक संपादक जब पूछा जाए यानी पहले जो संपादक हैं वह सिद्धांत सिंह चौहान होंगे। और एक और प्रश्न आएगा आलोचना पत्रिका के संपादक के रूप में, तो वहाँ नामवर सिंह जी भी है। ठीक है, तो संस्थापक संपादक जो है वो सिद्धांत सिंह चौहान है। अगला प्रश्न है, सिद्धांत सिंह चौहान की कौन सी कृति 1946 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए साहित्य की परख, ऑप्शन बी आलोचना के मान, ऑप्शन सी साहित्यानुशीलन, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। सही उत्तर होगा साहित्य की परख। 1946 में जो प्रकाशित कृति है यह सिद्धांत सिंह चौहान की कृति है, जिसका नाम साहित्य की परख है। अगला प्रश्न है, श्री सिद्धांत सिंह चौहान किस विचारधारा से प्रभावित थे? ऑप्शन ए अस्तित्ववाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद, ऑप्शन सी प्रयोगवाद, ऑप्शन डी मनोविश्लेषणवाद। सही उत्तर क्या होगा? सिद्धांत सिंह चौहान मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित थे।
अगला प्रश्न है, आलोचक के दायित्व के रूप में श्री चौहान ने किसे प्रमुख माना? ऑप्शन ए रचना की भावनात्मक व्याख्या करना, ऑप्शन बी लेखक के जीवन का अध्ययन करना, ऑप्शन सी मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी भाषा की समीक्षा करना। तो आलोचक के दायित्व के रूप में अगर हम देखें, शिवदान सिंह चौहान ने प्रमुख माना है मूल्यांकन को। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मूल्यांकन यानी मूल्य आंकना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आलोचक के दायित्व की चर्चा करते हुए कभी आपने कहा था, मूल्य आंकना ही आलोचक का मुख्य काम है। ठीक है, एक और पुनः देख लेते हैं। आलोचक के दायित्व की चर्चा करते हुए कभी आपने कहा था, मूल्य आंकना ही आलोचक का मुख्य काम है और यह काम वह समुचित ढंग से पूरा करे। सहानुभूतिपूर्वक किंतु निष्पक्ष भाव से हर रचना के वैशिष्ट्य को जांच परख कर, किंतु जीवन और इतिहास के व्यापक संदर्भ में रख के अपनी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं को वस्तुपरक विवेचन से समन्वित करके, यही आलोचक का दायित्व है। तो आलोचक के दायित्व की अगर बात करें तो शिवदान सिंह चौहान ने इसे बहुत ही संक्षेप में कह सकते हैं या स्पष्ट तरीके से इस दायित्व को स्पष्ट किया है। आलोचक का मुख्य काम इन्होंने क्या बताया है? मूल्यांकन। अगला जो प्रश्न है, श्री चौहान की अंतिम कृति कौन सी थी? ऑप्शन ए आलोचना के मान, ऑप्शन बी साहित्य की समस्याएं, ऑप्शन सी परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, ऑप्शन डी साहित्यानुशीलन। सही उत्तर होगा परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, सी हमने देखा था। तो इनकी अंतिम कृति, शिवदान सिंह चौहान की अंतिम कृति थी परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए। अगला प्रश्न है, श्री चौहान की दृष्टि में मार्क्स क्या थे? यानी शिवदान सिंह चौहान की दृष्टि में मार्क्स क्या थे? ऑप्शन ए केवल समाज सुधारक, ऑप्शन बी एक महासत्यान्वेषी विचारक, ऑप्शन सी के कवि और लेखक, ऑप्शन डी भारतीय दार्शनिक। तो शिवदान सिंह चौहान की दृष्टि में मार्क्स क्या थे? इसका सही उत्तर होगा बी, एक महासत्यान्वेषी विचारक। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। शिवदान सिंह चौहान की दृष्टि में विश्व के महान विचारकों की पांत में मार्क्स भी एक महासत्यान्वेषी विचारक हैं, लेकिन यह समझ लेना कि वह त्रिकालदर्शी थे और उनके साथ ही साहित्य अन्वेषण की प्रक्रिया समाप्त हो गई, सर्वथा गलत है। यानी उनकी परंपरा को आगे बढ़ाना या उनकी विचारधारा को अनुकरण करते हुए कई रचनाकार और भी हुए हैं जो इसी श्रेणी में खड़े हैं। तो इस रूप में देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं कि मार्क्स जो हैं वो सत्यान्वेषी विचारक हैं, और यह सिर्फ समझ लेना कि वह त्रिकालदर्शी थे और उनके साथ जो सत्यान्वेषण की जो पद्धति है वह समाप्त हो गई उनके जाने से, तो यह गलत है यह मानना। अगले जो हमारे समीक्षक हैं वो है नेमीचंद्र जैन। नेमीचंद्र जैन का अगर हम समय देखें तो 1918 से 2005 है। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है, नेमीचंद्र जैन किस प्रकार के कवि और समीक्षक थे? ऑप्शन ए भावुक कवि, ऑप्शन बी रोमांटिक कवि, ऑप्शन सी विवेकशील कवि एवं समीक्षक, ऑप्शन डी रहस्यवादी कवि। तो नेमीचंद्र जैन अगर हम देखें तो ये विवेकशील कवि एवं समीक्षक थे। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा 1943। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में। अगला प्रश्न है, नेमीचंद्र जैन का यह कथन साहित्य में प्रगतिशीलता मेरा विश्वास है, यह कथन उन्होंने किस ग्रंथ में व्यक्त किया था? ऑप्शन ए अधूरे साक्षात्कार, ऑप्शन बी तार सप्तक के कवि वक्तव्य में, ऑप्शन सी रंग दर्शन में, ऑप्शन डी बदलते परिप्रेक्ष्य में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तार सप्तक के कवि वक्तव्य में उन्होंने कहा था, नेमीचंद्र जैन ने कहा था, साहित्य में प्रगतिशीलता मेरा विश्वास है। तो यह जो उत्तर है वह क्या है? तार सप्तक के कवि वक्तव्य में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक के अपने कवि वक्तव्य में, ठीक है, तो 43 में जो तार सप्तक जो प्रकाशित हुई उसमें उन्होंने अपने कवि वक्तव्य में क्या कहा था कि साहित्य में प्रगतिशीलता मेरा विश्वास है,
साहित्य में प्रगतिशीलता में मेरा विश्वास है और उसके लिए एक सचेष्ट प्रयत्न का भी मैं पक्षपाती हूँ, किंतु कला की सच्ची प्रगतिशीलता कलाकार के व्यक्तित्व की सामाजिकता में नहीं, व्यक्तिहीनता में नहीं, किंतु कला की सच्ची प्रगतिशीलता कलाकार के व्यक्तित्व की सामाजिकता में है, व्यक्तिहीनता में नहीं। तो यह जो कथन है नेमिचंद्र जैन का, वह कहाँ लिखा हुआ है? यह 1943 में जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, उसमें जो कवि का वक्तव्य था उसके अंतर्गत उन्होंने लिखा था कि साहित्य में जो प्रगतिशीलता है उसमें उनका विश्वास है, साथ ही वो एक सचेष्ट प्रयत्न के पक्षपाती भी हैं, किंतु वो मानते हैं कि कला की जो सच्ची प्रगतिशीलता है वह कलाकार के व्यक्तित्व की सामाजिकता में है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, अगला प्रश्न है अधूरे साक्षात्कार का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1968। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1966। अधूरे साक्षात्कार का प्रकाशन वर्ष 1966। यह कृति भी नेमिचंद्र जैन की कृति है। अगला प्रश्न है भारतीय नाट्य परंपरा किस वर्ष प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी 1996। सही उत्तर होगा 1989। भारतीय नाट्य परंपरा यह पुस्तक भी नेमिचंद्र जैन की है। 1989 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेमिचंद्र जैन की जो कृति है उनको हम देख लेते हैं एक बार। नेमिचंद्र जैन की जो कृतियां हैं वो हैं अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक, भारतीय नाट्य परंपरा, दृश्य अदृश्य, रंग परंपरा, रंग कर्म की भाषा और तीसरा पाठ। ये सभी कृतियाँ या ये सभी रचनाएं नेमिचंद्र जैन की रचनाएं हैं। अगर हम बात करें इनके प्रकाशन वर्ष की तो अधूरे साक्षात्कार का प्रकाशन वर्ष है 1966, रंग दर्शन का प्रकाशन वर्ष है 1967, बदलते परिप्रेक्ष्य का प्रकाशन वर्ष है 1968, जनांतिक का प्रकाशन वर्ष है 1981, भारतीय नाट्य परंपरा का प्रकाशन वर्ष है 1989, दृश्य अदृश्य का प्रकाशन वर्ष है 1993, रंग परंपरा का प्रकाशन वर्ष है 1996, रंग कर्म की भाषा 1996 और तीसरा पाठ 1998। अगला प्रश्न हम देखते हैं नेमिचंद्र जी की प्रतिभा किस विधा की समीक्षा में विशेष रूप से निखरी है? ऑप्शन ए काव्य समीक्षा में, ऑप्शन बी निबंध साहित्य में, ऑप्शन सी कथा और नाट्य साहित्य की समीक्षा में, ऑप्शन डी यात्रा वृत्तांत में। तो नेमिचंद्र जैन की जो प्रतिभा है वह किस विधा की समीक्षा में विशेष रूप से उभरी है? कथा और नाट्य साहित्य की समीक्षा में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, कथा और नाट्य साहित्य की समीक्षा में। अगला प्रश्न है नेमिचंद्र जैन ने हिंदी उपन्यास के बारे में कौन सी आशंका व्यक्त की थी? ऑप्शन ए हिंदी उपन्यास का आदर्श स्वरूप प्राप्त हो चुका है, ऑप्शन बी हिंदी उपन्यास नष्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हिंदी उपन्यास बिना अपनी संभावनाएं पूरी किए अकाल मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन डी हिंदी उपन्यास स्थायी साहित्यिक परंपरा नहीं बन पाएगा। तो नेमिचंद्र जैन ने हिंदी उपन्यास के विषय में जो आशंका व्यक्त की थी उसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हिंदी उपन्यास अपनी संभावना पूरी किए बिना अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो नेमिचंद्र जैन ने उपन्यास के संबंध में यह आशंका व्यक्त की थी कि हिंदी उपन्यास बिना अपनी संभावनाएं यानी उसकी जो संभावनाएं हो सकती हैं उसको बिना पूरी किए उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। संबंध में जो तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं। अधूरे साक्षात्कार के दूसरे संस्करण में आपने यह आशंका व्यक्त की थी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि यह कथन किस पुस्तक से उद्धृत है तो अधूरे साक्षात्कार के दूसरे संस्करण से। किसकी है? तो नेमिचंद्र जैन का यह कथन है। तो इस कथन के संदर्भ में वो लिखते हैं अधूरे साक्षात्कार के दूसरे संस्करण में आपने यह आशंका व्यक्त की है कि क्या हिंदी उपन्यास अपना पूरा स्तर प्राप्त किए बिना ही, अपनी पूरी संभावनाओं को चरित्र किए बिना ही अनिवार्य रूप से अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। तो यह जो संभावना या एक कह सकते हैं प्रश्न है ये इनका, तो यह जो व्यक्त हुआ है वह अधूरे साक्षात्कार के दूसरे संस्करण में इन्होंने व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है हाल के वर्षों में नेमिचंद्र जैन मुख्यतः किस विषय पर अधिक विचार करते रहे हैं? ऑप्शन ए कहानी और उपन्यास, ऑप्शन बी समाज और राजनीति,
ऑप्शन सी नाटक और रंगमंच, ऑप्शन डी काव्य और काव्य शास्त्र। तो हाल के वर्षों में निमित चंद्र जैन मुख्यतः किस विषय पर अधिक विचार करते रहे? इसका सही उत्तर होगा नाटक और रंगमंच। अगले जो रचनाकार हैं वह हैं अमृत राय। इनका समय 1921 से 1996 है। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है, अमृत राय की पहली समीक्षा कृति कौन सी थी? ऑप्शन ए सह चिंतन, ऑप्शन बी आधुनिक भावबोध की संज्ञा, ऑप्शन सी नई समीक्षा, ऑप्शन डी विचारधारा और साहित्य। तो अमृत राय जिनका समय 1921 से 1996 है, इनकी पहली समीक्षा कृति कौन सी थी? सही उत्तर होगा नई समीक्षा। अमृत राय की पहली समीक्षा कृति नई समीक्षा है। अगला प्रश्न है, अमृत राय की कृति नई समीक्षा किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। सही उत्तर होगा 1943। नई समीक्षा जो इनकी पहली कृति है, इसका प्रकाशन वर्ष 1943 है। अगला प्रश्न है, सहचिंतन नामक कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? सहचिंतन भी अमृत राय की कृति है। ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1990। तो सहचिंतन नामक कृति का प्रकाशन वर्ष हुआ है 1967 में। तो 67 इसका सही उत्तर होगा। सहचिंतन अमृत राय की कृति है, 1967 इसका प्रकाशन वर्ष है। अमृत राय की कौन सी रचना 1972 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए विचारधारा और साहित्य, ऑप्शन बी आधुनिक भावबोध की संज्ञा, ऑप्शन सी सहचिंतन, ऑप्शन डी नई समीक्षा। तो नई समीक्षा और सहचिंतन तो नहीं है, विचारधारा और साहित्य, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, इन दोनों में से कोई एक कृति ही अमृत राय की 1972 में प्रकाशित हुई है। ये चारों कृति अमृत राय की कृतियाँ हैं। सही उत्तर होगा 1972 में इनकी प्रकाशित कृति, अमृत राय की प्रकाशित कृति है आधुनिक भावबोध की संज्ञा। ठीक है, आधुनिक भावबोध की संज्ञा 1972 में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, अमृत राय की कौन सी रचना 1984 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए विचारधारा और साहित्य, ऑप्शन बी आधुनिक भावबोध की संज्ञा, ऑप्शन सी सहचिंतन, ऑप्शन डी नई समीक्षा। तो आपने नई समीक्षा का भी प्रकाशन वर्ष देखा, सहचिंतन का भी प्रकाशन वर्ष देखा, आधुनिक भावबोध की संज्ञा का भी देखा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विचारधारा और साहित्य। 1984 में प्रकाशित अमृत राय की कृति है विचारधारा और साहित्य। अमृत राय अपने को किस प्रकार का लेखक मानते हैं? ऑप्शन ए मार्क्सवादी, ऑप्शन बी रहस्यवादी, ऑप्शन सी मानवतावादी और ऑप्शन डी प्रयोगवादी। सही उत्तर क्या होगा? अमृत राय अपने को मानवतावादी मानते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मार्क्सवादी विचारक और समीक्षक हैं तो मार्क्सवादी लेखक ही अपने को माने, तो ये मानवतावादी लेखक अपने को मानते हैं। अगला प्रश्न है, अमृत राय के अनुसार आधुनिक मानवतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए केवल सद्भावना का प्रदर्शन, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय का स्वर, ऑप्शन सी धार्मिक विषयों पर लेखन, ऑप्शन डी व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता। तो अमृत राय के अनुसार आधुनिक मानवतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता है, सही उत्तर होगा सामाजिक न्याय का स्वर। आधुनिक मानवतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? सामाजिक न्याय का स्वर उसमें दिखाई देता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपके अनुसार यानी अमृत राय के अनुसार प्राचीन मानवतावादी साहित्य में पीड़ितों के प्रति करुणा के भाव की अभिव्यक्ति की जाती थी। आज का मानवतावादी साहित्य, जहाँ वह रचनाकार के सामाजिक सरोकार का लेखन है, केवल सद्भावनाओं के उद्घोष का साहित्य नहीं रह गया है। सामाजिक न्याय का स्वर उसका आवश्यक अंग है। उत्तरोत्तर यही स्वर तीव्र से तीव्रतर होता गया है। इस नए मानवतावादी साहित्य में अन्यायी अत्याचारी शक्तियों के विरुद्ध क्रोध और घृणा पाई जाती है। इस कारण उसे घृणा का प्रचार करने वाला साहित्य कहकर मानवतावादी साहित्य से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। तो यह जो विचार है वह अमृत राय का विचार है मानवतावादी साहित्य को लेकर। दूसरा जो तथ्य है वह भी हम देख लेते हैं। ऐसे ही साहित्य के पक्षधर होने के नाते अमृत राय अपने को मानवतावादी मानते हैं। आपके ही शब्दों में यानी अमृत राय के ही शब्दों में, संसार के श्रेष्ठतम मानवतावादी साहित्य ने मेरे मानस को रंगा है, मेरे साहित्यिक सांस्कृतिक रुचियों को, संस्कारों को बनाया है और उन्हीं की रोशनी में मुझसे जो कुछ बन सका मैंने लिखा है, वही जैसा भी है मेरा श्रेष्ठतम निवेदन है।
तो मानवतावादी साहित्य के विषय में जो ये विचार है वह अमृत राय के विचार हैं। तो यह कथन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो प्रश्न है अमृत राय से संबंधित, वो हम देख लेते हैं। अमृत राय किन शक्तियों के विरुद्ध साहित्य में क्रोध और घृणा की भावना को उचित ठहराते हैं? ऑप्शन ए शिक्षकों के विरुद्ध, ऑप्शन बी धार्मिक नेताओं के विरुद्ध, ऑप्शन सी अन्यायी अत्याचारी शक्तियों के विरुद्ध, ऑप्शन डी सामंतों के पक्ष में। सही उत्तर क्या है कि क्रोध और जो घृणा की जो बात कह रहे हैं साहित्य में, वो किन के विरुद्ध है, कौन सी शक्ति के विरुद्ध है? अन्यायी अत्याचारी शक्ति के विरुद्ध है। सही उत्तर होगा सी। अगले जो रचनाकार हैं वो हैं रांगेय राघव। ठीक है, रांगेय राघव अगले रचनाकार हैं। इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं। रांगेय राघव भी पहले खेमे के मार्क्सवादी प्रगतिवादी समीक्षक हैं। संबंधित प्रश्न है, डॉक्टर रांगेय राघव के दृष्टिकोण में किस विचारधारा के प्रति आस्था है? प्रश्न है, डॉक्टर रांगेय राघव किस विचारधारा से प्रभावित है? अगर देखा जाए तो ऑप्शन है गांधीवाद, ऑप्शन बी अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी मार्क्सवाद और ऑप्शन डी राष्ट्रवाद। सही उत्तर क्या होगा? रांगेय राघव मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है और उसके प्रति उनकी आस्था है। अगला प्रश्न है डॉक्टर रांगेय राघव की पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1962। तो रांगेय राघव की पुस्तक जो आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली है, इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है 1962, इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, अगर प्रश्न पूछा जाए यह कृति किसकी है तो उत्तर क्या होगा? रांगेय राघव। प्रकाशन वर्ष 1962। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1962। तो आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार यह पुस्तक भी रांगेय राघव की पुस्तक है और इसका प्रकाशन वर्ष 1961 है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? 1961। तो दो कृति हमारे को पता चल गया इस प्रश्न के माध्यम से। अगर हम देखें रांगेय राघव की दो पुस्तक कौन कौन सी है? आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली और आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार। तो आधुनिक हिंदी कविता ही है कोर में, उसके में एक में विषय और शैली है, दूसरे में प्रेम और श्रृंगार है। तो ये दोनों रचनाएं रांगेय राघव की रचनाएं हैं। एक का प्रकाशन वर्ष विषय और शैली का प्रकाशन वर्ष 62 है, प्रेम और श्रृंगार का प्रकाशन वर्ष क्या है? 61 है। कृतियों को देख लेते हैं इनकी। अच्छा, और भी कृतियां हैं इनकी। ठीक है, चलो ऐसे ही देख लेते हैं, इसे जूम करके देख लेते हैं। पहला जो है हिंदी कविता में विषय और शैली 1962 में है, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार 1961 में, काव्य कला और शास्त्र ये 1955 में है इसका प्रकाशन वर्ष, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954 में, समीक्षा और आदर्श 1955, काव्य यथार्थ और प्रगति 1955, काव्य के मूल विवेच्य ये भी इनकी कृति है। तो ओवरऑल देखें इनकी जो कृतियां हैं वो कुल 7 कृतियां हैं। इन 7 कृतियों का अगर हम नाम देखें तो सबसे पहला है आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, काव्य कला और शास्त्र, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य के मूल विवेच्य। तो ये सभी कृति रांगेय राघव की कृतियों में शामिल है। अगला प्रश्न है डॉक्टर रांगेय राघव की कौन सी पुस्तक प्रगतिशील साहित्य पर आधारित है? ऑप्शन ए काव्य कला और शास्त्र, ऑप्शन बी काव्य यथार्थ और प्रगति, ऑप्शन सी प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, ऑप्शन डी समीक्षा और आदर्श। तो सही उत्तर क्या होगा? रांगेय राघव की कौन सी पुस्तक प्रगतिशील साहित्य पर आधारित है? तो प्रगतिशील साहित्य के मानदंड यह पुस्तक रांगेय राघव की प्रगतिशील साहित्य पर आधारित है। अगला प्रश्न है डॉक्टर रांगेय राघव का निधन किस आयु में हुआ था? ऑप्शन ए 29 वर्ष, ऑप्शन बी 39 वर्ष, ऑप्शन सी 49 वर्ष, ऑप्शन डी 59 वर्ष। तो सही उत्तर होगा 39 वर्ष, यानी अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी। 39 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी डॉक्टर रांगेय राघव की। अगला प्रश्न है डॉक्टर रांगेय राघव ने अपनी समीक्षा को किस दृष्टि से मुक्त रखा था? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, ऑप्शन बी कुत्सित समाजशास्त्री दृष्टि से, ऑप्शन सी दार्शनिक दृष्टि से, ऑप्शन डी धार्मिक दृष्टि से। तो रांगेय राघव ने अपनी समीक्षा को किस दृष्टि से मुक्त रखा था? इसका सही उत्तर होगा कुत्सित समाजशास्त्रीय दृष्टि से मुक्त रखा था।
अगला प्रश्न है, रांगे राघव की आलोचनात्मक दृष्टि कैसी थी? ऑप्शन ए संकीर्ण और एकांकी, ऑप्शन बी व्यवहारिक और सीमित, ऑप्शन सी व्यापक और मानवीय, ऑप्शन डी रोमानात्मक और कल्पनाश्रित। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यापक और मानवीय। रांगे राघव की आलोचनात्मक दृष्टि कैसी थी? व्यापक और मानवीय थी। अगले और अंतिम जो रचनाकार हैं पहले खेमे के, वो है डॉक्टर नामवर सिंह। इनका जो समय है, रचनाकाल जो है वह 1927 से 2019 है। अगर हम पहले खेमे के सभी रचनाकारों को देखें तो पहले खेमे के सभी रचनाकार प्रकाश चंद्र गुप्त, इनको हमने देख लिया। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं को देखा, रामविलास शर्मा की रचनाओं को देखा, मुक्तिबोध को देखा, शिवदान सिंह चौहान की रचनाओं को देखा, नेमीचंद जैन की रचनाओं को देखा, अमृत राय की रचनाओं को देखा, रांगे राघव की रचनाओं को देखा। अब हम डॉक्टर नामवर सिंह की रचनाओं को देखेंगे और इस तरह हमारा जो प्रगतिशील साहित्य का जो पहला खेमा है उसके हमने सभी समीक्षकों को फिर समाप्त कर लिया है इस वीडियो में। तो अभी हम नामवर सिंह की ओर बढ़ते हैं। तो नामवर सिंह से संबंधित जो पहला प्रश्न है, इनका जन्म 1927, मृत्यु 2019। डॉक्टर नामवर सिंह साहित्य चेतना को किससे संबंध देखना चाहते हैं? ऑप्शन ए केवल आधुनिक जीवन से, ऑप्शन बी व्यापक जनजीवन से, ऑप्शन सी शास्त्रीय परंपरा से, ऑप्शन डी केवल बौद्धिक वर्ग से। डॉक्टर नामवर सिंह साहित्य चेतना को किससे संबंध देखना चाहते हैं? सही उत्तर होगा व्यापक जनजीवन से। अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो पहले तो ये जान लेते हैं यह पुस्तक इनका है, नामवर सिंह का है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन देख लेते हैं, 1955, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1962। सही उत्तर होगा 1952। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952, नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान, यह पुस्तक भी नामवर सिंह की है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1962। तो सही उत्तर होगा कविता के नए प्रतिमान, जो नामवर सिंह की कृति है, 1968 में प्रकाशित हुई है। इनसे संबंधित जो रचनाएं, पहला जो इनकी कृति है वह है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, अभी आपने देखा 1952 इसका प्रकाशन वर्ष है। दूसरी इनकी कृति है छायावाद, छायावाद का प्रकाशन वर्ष 1955 है। तीसरी कृति है इतिहास और आलोचना, इसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इसका प्रकाशन वर्ष 1962 है। कहानी नई कहानी 1965 इसका प्रकाशन वर्ष है। कविता के नए प्रतिमान 1968, हमने अभी प्रश्न के माध्यम से देखा, 1968 इसका प्रकाशन वर्ष है। दूसरी परंपरा की खोज 1982 इनका प्रकाशन वर्ष है। वाद विवाद और संवाद, यह 1989 इनका प्रकाशन वर्ष है। एक बार पुनः हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 प्रकाशन वर्ष, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1962, कहानी नई कहानी 1965, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान में नई कविता की समीक्षा किन प्रतिमानों पर की गई है? जो इनकी कृति है कविता के नए प्रतिमान, इसमें नई कविता की समीक्षा किन प्रतिमानों पर की गई है? ऑप्शन है भाषा, चरित्र और समाज, ऑप्शन बी काव्य भाषा की सृजनशीलता, काव्य बिंब, काव्य संरचना आदि, ऑप्शन सी राजनीतिक संदर्भ और जनचेतना, ऑप्शन डी शिल्प तथा कथा वस्तु। तो कविता के नए प्रतिमान में जो नई कविता की समीक्षा है वह काव्य भाषा की सृजनशीलता, काव्य बिंब, काव्य रचना आदि प्रतिमानों पर की गई है। सही उत्तर हो जाएगा बी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। काव्य भाषा की सृजनशीलता, इस आधार पर यानी इस प्रतिमान के आधार पर नई कविता की समीक्षा की गई है। काव्य बिंब को भी प्रतिमान के रूप में लिया गया है, काव्य संरचना को भी प्रतिमान के रूप में लिया गया है, काव्यानुभूति की जटिलता और बनावट, विसंगति और विडंबना, इन चारों प्रतिमानों के आधार पर नई कविता को विश्लेषित किया गया है। पांचों। अगला जो तथ्य है वह है नामवर सिंह ने स्वीकार किया है, यानी आपने स्वीकार किया है, नामवर सिंह ने स्वीकार किया है उसमें, यानी कविता के नए प्रतिमान में रूपवाद की आलोचना भी रूपवादी ढंग से की गई, अर्थात तार्किक आधार पर उसका खंडन किया गया, ऐतिहासिक आधार पर नहीं किया गया है। पुनः देख लेते हैं हम इनका ये कथन।
नामवर सिंह ने कहा है कि नई कविता के नए प्रतिमान में इन्होंने रूपवाद की आलोचना भी रूपवादी ढंग से की है। तार्किक आधार पर उसका खंडन नहीं किया है, ऐतिहासिक आधार पर नहीं किया गया है। नामवर सिंह ने कहा है कविता के नए प्रतिमान में रूपवाद की आलोचना रूपवादी ढंग से की गई है, अर्थात तार्किक आधार पर उसका खंडन किया गया है, ऐतिहासिक आधार पर उसका खंडन नहीं किया गया है। ठीक है, जो आधार अपनाया गया है या फिर जिस प्रतिमान के आधार पर उन्होंने कविता के नए प्रतिमान में रूपवाद की आलोचना की है वह तार्किक ढंग से है। अगला प्रश्न है कहानी नई कहानी पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए काव्य समीक्षा से, ऑप्शन बी कथा समीक्षा से, ऑप्शन सी नाट्य समीक्षा से, ऑप्शन डी आलोचना सिद्धांत से। तो कहानी नई कहानी पुस्तक किससे संबंधित है? सही उत्तर है कथा समीक्षा से। अगला प्रश्न है आलोचक के मुख से, यह जो रचना है यह भी नामवर सिंह की रचना है। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2012। तो आलोचना के मुख से यह जो पुस्तक है यह 2005 में प्रकाशित हुई है। नामवर सिंह की भी ही यह रचना है। अगर हम देखें इसके तथ्य के रूप में तो पटना में आयोजित हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की विचार सभा। ठीक है, तो हाँ आयोजित हुई थी पटना में। इसमें आपने कुल 5 वक्तव्य दिए थे। किसने? नामवर सिंह ने प्रगतिशील लेखक संघ जो पटना में आयोजित हुआ था इसमें कुल 5 वक्तव्य दिए थे जो अत्यंत सारगर्भित थे और प्रेरक भी थे। इन्हीं 5 वक्तव्यों को राजकमल प्रकाशन ने आलोचक के मुख से 2005 शीर्षक में प्रकाशित कर दिया था। तो देखा जाए तो इन्होंने स्वयं उसे नहीं लिखा है, लेकिन इनके जितने वक्तव्य थे पटना में जो प्रगतिशील लेखक संघ की जो विचार सभा आयोजित हुई थी उस दौरान उन्होंने जो 5 वक्तव्य दिए थे उन सभी 5 वक्तव्यों को राजकमल प्रकाशन ने 2005 में आलोचक के मुख से इस पुस्तक में प्रकाशित कराया। ये शीर्षक डालकर उनमें उनके वक्तव्यों को शामिल किया। तो देखा जाए तो यह जो आलोचक के मुख से हैं वह उनके वक्तव्यों का संग्रह है। अगला प्रश्न है नामवर सिंह के संपादक के रूप में आलोचना पत्रिका का मुख्य प्रभाव क्या रहा? ऑप्शन ए नई कविता का विरोध हुआ, ऑप्शन बी प्रगतिशील आलोचना को नई दिशा मिली, ऑप्शन सी रोमांटिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला, ऑप्शन डी जनवादी कथा का विकास हुआ। तो नामवर सिंह के संपादक के रूप में अगर हम देखें तो आलोचना पत्रिका का प्रभाव क्या रहा? प्रगतिशील आलोचना को नई दिशा मिली है उस दौरान। तो अगर हम जैसे हमने पिछली बार जो एक प्रश्न देखा था संस्थापक संपादक के रूप में कौन थे, तो शिवदान सिंह चौहान थे आलोचना पत्रिका के, लेकिन संपादक के रूप में आलोचना पत्रिका से जुड़े रहे हैं नामवर सिंह भी। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो हमने देखा। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आलोचना पत्रिका के संपादक के रूप में नामवर सिंह ने हिंदी की प्रगतिशील आलोचना को निश्चित रूप से एक नई दिशा और नया मूल स्तर प्रदान किया है। नवलेखन के दौर में, नवलेखन का दौर कौन सा है? 50 से 60 का। झटका खाने के बाद नामवर सिंह के प्रयत्न से प्रगतिवादी समीक्षा नए उत्साह और शक्ति के साथ आगे बढ़ी है। यद्यपि आज प्रगतिशील समीक्षक वैचारिक मतभेद के कारण 2 खेमों में बढ़ गए हैं। अगर हम देखें तो प्रगतिशील समीक्षक वैचारिक मतभेद के कारण 2 खेमों में बढ़ गए हैं। कौन सी? जनवादी और प्रगतिशील, इसमें बढ़ गए हैं। किंतु सब मिलाकर प्रगतिवादी समीक्षक प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षा सिद्धांत और व्यवहार दोनों स्तर पर विकसित हुई है। तो अगर देखा जाए तो जो प्रगतिशील समीक्षक और विचारक हैं इनके 2 खेमे हैं। एक जो जनवादी स्वयं को कहते हैं, दूसरे जो प्रगतिशील कहते हैं। लेकिन इन दोनों के सहयोग से जो प्रगतिवादी समीक्षा को जो व्यापक जो स्तर प्राप्त हुआ है वह इन दोनों के सहयोग से प्राप्त हुआ है। अगर हम देखें तो प्रगतिवादी समीक्षा जो है वह सिद्धांत और व्यवहार दोनों स्तरों पर विकसित हुई है इन दोनों के सहयोग से। इस विकास में आलोचना जो दिल्ली से निकलती है और पहल जो जबलपुर से निकलने वाली पत्रिका है का योगदान स्वतंत्र अध्ययन की वस्तु है। इधर नामवर सिंह ने आलोचना की वाचिक परंपरा को विकसित करके लिखने और बोलने की दूरी समाप्त कर दी है। तो आलोचना की वाचिक परंपरा को किसने विकसित किया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नामवर सिंह ने।
और अगर देखा जाए कि आलोचना समीक्षा की जो पद्धति है उसको विकसित करने में किन 2 पत्रिकाओं का विशेष रूप से योगदान रहा है, वह आलोचना और पहल पत्रिका। ठीक है। अगला प्रश्न जो है वह डॉक्टर नामवर सिंह ने कहानी नई कहानी में किन कहानियों का विश्लेषण किया है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता से पहले की कहानियाँ, ऑप्शन बी स्वतंत्रता प्राप्ति से 1960 तक की कहानियाँ, ऑप्शन सी 1970 के बाद की कहानियाँ, ऑप्शन डी प्रेमचंद काल की कहानियाँ। तो नामवर सिंह ने कहानी नई कहानी इन कहानियों में विश्लेषण किया है स्वतंत्रता प्राप्ति से 1960 तक की कहानियाँ, यानी 47 से लेकर 60 तक की जो कहानियाँ हैं वह कहानी नई कहानी इस पुस्तक में लिखी गई है। किसने लिखा है? नामवर सिंह ने। अगला जो प्रश्न है वह है सन 2010 में डॉक्टर आशीष त्रिपाठी द्वारा संपादित नामवर सिंह की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। यानी नामवर सिंह की कई पुस्तकें हैं जिनका संपादन भी कई लोगों ने किया है। तो उनमें एक नाम है आशीष त्रिपाठी। इन्होंने 2010 में नामवर सिंह की 4 पुस्तकों को संपादित किया है। कौन सी वो 4 पुस्तकें हैं? 2010 में अगर हम देखें, 2010 में आशीष त्रिपाठी ने नामवर सिंह की 4 नई पुस्तकों को प्रकाशित किया है। पहला है कविता की ज़मीन और ज़मीन की कविता, दूसरा प्रेमचंद और भारतीय समाज, तीसरा ज़माने से 2-2 हाथ और चौथा हिंदी का गद्य पर। तो ये संपादित पुस्तकें हैं, संपादक हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी और इन सभी पुस्तकों का जो प्रकाशन वर्ष है वह 2010 है। ठीक है। कविता की ज़मीन और ज़मीन की कविता नामवर सिंह की ही रचना है इसमें, लेकिन संपादन जो है वो किया है आशीष त्रिपाठी ने। प्रेमचंद और भारतीय समाज ये भी संपादित पुस्तक है। ज़माने से 2-2 हाथ यह भी संपादित पुस्तक है। हिंदी का गद्य पर्व यह भी संपादित पुस्तक है। इन पुस्तकों में पिछले 30 वर्षों में उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों एवं आलोचना पत्रिका में प्रकाशित संपादकियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। अगर प्रश्न पूछा जाए इन पुस्तकों में क्या शामिल है, तो इसमें शामिल है इनके व्याख्यान और आलोचना जो पत्रिका है, इसमें जितने भी इनके संपादकीय थे, यानी जो संपादक जो पहले पृष्ठ में जो अपनी संपादकीय लिखते हैं उनको इकट्ठा किया गया है। तो जितने भी इन्होंने व्याख्यान दिए हैं विचार गोष्ठी में या संगोष्ठियों में, उनको शामिल किया है। साथ ही आलोचना पत्रिका में जो संपादकीय पृष्ठ इन्होंने लिखा था उन सभी को इकट्ठा करके इन 4 किताबों में शामिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, सन 2012, अभी हमने 2010 देखा, अब 2012। सन 2012 में डॉक्टर आशीष त्रिपाठी द्वारा संपादित नामवर सिंह की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई। अब अगर हम देखें तो 2012 में फिर से आशीष त्रिपाठी ने नामवर सिंह की पुस्तकों को प्रकाशित किया। इसमें इन्होंने कितनी पुस्तकों को प्रकाशित किया ये देखना है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो सही उत्तर क्या होगा? 2। यानी 2012 में इन्होंने नामवर सिंह की 2 किताबों को प्रकाशित किया। अगर हम 2010 की बात करें तो 2010 में 4 किताबें उन्होंने नामवर सिंह की संपादित की थी। ये 2 किताब कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। सन 2012 में आशीष त्रिपाठी के संपादन में ही 2 और पुस्तकें प्रकाशित हुई। कौन कौन सी? आलोचना और विचारधारा और दूसरा साहित्य की पहचान। तो ये दोनों जो रचना है ये संपादित रचना है और 2012 में ये प्रकाशित हुई है। अगला है 2018 में आशीष त्रिपाठी के संपादन में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या कितनी है। तो आशीष त्रिपाठी ने 2018 में भी नामवर सिंह की पुस्तकों को संपादित कराया है। तो कितनी पुस्तकें थी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो 2018 में अगर हम देखें तो कुल 5 पुस्तकों को, 2010 में 4, 2012 में 2 और 2018 में इन्होंने 5 पुस्तकों को, नामवर सिंह की 5 पुस्तकों को इन्होंने संपादित किया है। कौन सी ये 5 पुस्तकें हैं वो भी हम देख लेते हैं। 2018 में आशीष त्रिपाठी ने के संपादन में नामवर सिंह की 5 और पुस्तकें प्रकाशित हुई। पहला है पूर्वरंग, दूसरा आलोचना और संवाद, तीसरा द्वाभा, चौथा है छायावाद प्रसाद निराला महादेवी और पंत, रामविलास शर्मा 5वां। ठीक है। तो ये 2018 में जो 5 पुस्तकें हैं वो हैं पूर्वरंग, आलोचना और संवाद, द्वाभा, छायावाद प्रसाद निराला महादेवी और पंत और रामविलास शर्मा। ये 5 पुस्तकें 2018 में आशीष त्रिपाठी द्वारा नामवर सिंह की पुस्तकों का संपादन कराया गया है। 2021 में
आंसर देख ही लेते हैं। 2021 में आशीष त्रिपाठी के संपादन में नामवर सिंह की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो उत्तर क्या होगा? किताबनामा। यानी 2021 में भी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है आशीष त्रिपाठी द्वारा नामवर सिंह की, वो पुस्तक है किताबनामा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो नामवर सिंह की रचनाओं को या उनके व्याख्यानों को या उनके संपादकीय विचारों को संकलित करने में, संपादित करने में विशेष रूप से योगदान रहा है डॉक्टर आशीष त्रिपाठी का। 2023 में भी इनकी एक किताब है। देखिए अब 2023 में आशीष त्रिपाठी के संपादन में नामवर सिंह की 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। ये 3 पुस्तकें कौन सी है वो हम देख लेते हैं। इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई 2023 में। तो 2023 में अगर हम देखें तो आशीष त्रिपाठी के संपादन में 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। वो है संबोधित, आधुनिक विश्व साहित्य और सिद्धांत, और भक्ति काव्य की परंपरा और कबीर। शायद ये पुस्तक मेरे पास है। तो अगर हम देखें तो ये 2023 में डॉक्टर आशीष त्रिपाठी की ये जो संपादित पुस्तकें हैं नामवर सिंह की, वो हैं संबोधित, आधुनिक विश्व साहित्य और सिद्धांत, भक्ति काव्य की परंपरा और कबीर। तो ये 3 रचनाएं 2023 में प्रकाशित हुई। फिर से संपादक मंडल में वही रहे, यानी आशीष त्रिपाठी ही इसके संपादक रहे और ये नामवर सिंह की ही पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, विजय प्रकाश सिंह द्वारा संपादित नामवर सिंह की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई? अब संपादक में एक और नाम जुड़ गया है, वो है विजय प्रकाश सिंह। अब तक हमने आशीष त्रिपाठी को ही देखा कि उनकी जितनी भी रचनाएं थी नामवर सिंह की, उनको सहेजने में इनका विशेष रूप से योगदान रहा है आशीष त्रिपाठी का। दूसरा नाम है विजय प्रकाश सिंह का। इन्होंने भी नामवर सिंह की पुस्तक संपादित की है। प्रश्न है कितनी पुस्तकें संपादित की है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2। यानी विजय प्रकाश सिंह ने 2 पुस्तकों को संपादित किया है नामवर सिंह की। वो 2 पुस्तकें कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। विजय प्रकाश सिंह के संपादन में डॉक्टर नामवर सिंह की 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। सब कहाँ कुछ 2022 में, और आलोचना और जनतंत्र यह भी 2022 में। तो यानी 2022 जो समय है वह है विजय प्रकाश सिंह के संपादन का समय रहा है नामवर सिंह के लिए। तो नामवर सिंह की जो 2 पुस्तकें इन्होंने संपादित की हैं वह है सब कहाँ कुछ और आलोचना और जनतंत्र। तो अगर प्रश्न पूछा जाए आलोचना और जनतंत्र नामवर सिंह की यह किताब किसने संपादित की है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? विजय प्रकाश सिंह। इसी तरीके से अगर सब कहाँ कुछ के लिए भी पूछा जाए तो विजय प्रकाश सिंह। अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। वर्ष 2023 में डॉक्टर नामवर सिंह की कौन सी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी? तो जहाँ तक हमें याद है कि 2023 में आशीष त्रिपाठी ने ही इनकी पुस्तकें प्रकाशित कराई थी। कौन कौन सी पुस्तकें थी? संबोधित, आधुनिक विश्व साहित्य और सिद्धांत, भक्ति काव्य की परंपरा और कबीर, है ना, हमने यहाँ पे लिखा था। संबोधित 2023 में आशीष त्रिपाठी ने संबोधित, आधुनिक विश्व साहित्य और सिद्धांत, भक्ति काव्य की परंपरा और कबीर, इन 3 पुस्तकों को संपादित कराया था। ठीक है, तो 3 पुस्तकें जो कौन कौन सी प्रकाशित हुई थी वह है नामवर सिंह की संबोधित, आधुनिक विश्व साहित्य और सिद्धांत, भक्ति काव्य की परंपरा और कबीर। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। साहित्य से जुड़े बुनियादी प्रश्नों यानी जनतंत्र और समालोचना, आलोचना की स्वायत्तता, कविता की राजनीति, आलोचना और संसार, मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र के विकास की दिशा, आलोचना की भाषा, प्रगतिशील साहित्य धारा में अंधलोकवादी रुझान, काव्य की दूसरी परंपरा पर उन्होंने जो विचार समय समय पर व्यक्त किए हैं वे उत्तेजक और प्रेरक हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा नामवर सिंह का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद नामवर सिंह के बाद कई और प्रगतिवादी समीक्षक हैं जिनको हमें पढ़ना है, और उनमें हैं विशंभरनाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल मेघ, शिव कुमार मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, धनंजय वर्मा, नंदकिशोर नवल, शंभुनाथ, कमला प्रसाद, मैनेजर पांडे, मधुरेश, डॉक्टर ज्वलिमल पारिक, वीरेंद्र यादव, डॉक्टर प्रदीप सक्सेना, नवल किशोर, श्याम कश्यप आदि अनेक लेखकों ने मार्क्सवादी समीक्षा को गति और शक्ति प्रदान की है। तो इन सभी लेखकों के विषय में हमें आगे पढ़ना है। तो आगे आने वाले वीडियोस जो होंगे वो इन्हीं पर केंद्रित होंगे। तो वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितना हेल्पफुल है, उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।